हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर मार्केट। इससे पहले वाली वीडियो सीरीज़ में हम स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये टाइप्स ऑफ मार्केट की वीडियो सीरीज़ चल रही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर मार्केट के बारे में। A future market is an auction market in which participants buy and sell commodity and future contracts for delivery on a specified future date. Future are exchange traded derivative contracts that lock in future delivery of a commodity or security at a price set today. फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि टू पार्टीज़ हैं, परचेज़र है और सेलर है। वो आज डील करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि डिलीवरी कोई कॉमोडिटी है या फिर कोई फॉरेन करेंसी है और उसकी एक्सचेंज कब होगी, डिलीवरी कब होगी, पेमेंट कब होगी, वो फ्यूचर डेट में होगी, वो अब नहीं होगी। इसके नाम से हमें पता चल रहा है फ्यूचर मार्केट में यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स डन कब होंगी, एक्चुअल में डिलीवरी कमोडिटीज़ की या फॉरेन करेंसी की वो एक्सचेंज कब होंगी, वो फ्यूचर में होंगी। अब आप कहेंगे कि मैम आपने फॉरवर्ड मार्केट में भी यही बोला था। बिल्कुल, फॉरवर्ड मार्केट भी फ्यूचर मार्केट की तरह ही है, लेकिन इनमें सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि जो हमारा फॉरवर्ड मार्केट है वो नॉन स्टैंडर्डाइज मार्केट है, लेकिन फ्यूचर मार्केट स्टैंडर्डाइज मार्केट है। और जो फॉरवर्ड मार्केट है वो ओवर द काउंटर मार्केट है, लेकिन फ्यूचर मार्केट ऑन द एक्सचेंज मार्केट है। उसमें क्या है, फॉरवर्ड मार्केट में दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं और डील करती हैं। वो किसी एक्सचेंज का या क्लियरिंग हाउस पे उनकी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, वहाँ पर डील नहीं करती, उनमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, तो वहाँ पर पार्टीज का डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क बना रहता है। वो वहाँ पर पार्टीज क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेती हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता। ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियरिंग हाउस या फिर एक्सचेंज का सहारा लिया जाता है। दोनों तरफ के ट्रेडर्स होते हैं, परचेजर और सेलर की तरफ से, तो दोनों पार्टीज के डिफ़ॉल्ट होने का यहाँ पर डर नहीं है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज मार्केट है। फ्यूचर मार्केट रिस्की नहीं है फॉरवर्ड मार्केट की तरह। फ्यूचर मार्केट इज ए सेंट्रल फाइनेंशियल एक्सचेंज वेयर पीपल कैन ट्रेड स्टैंडर्डाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड बाय द एक्सचेंज। इनको एक्सचेंज डिफाइन करती है। फ्यूचर एक्सचेंज प्रोवाइड एक्सेस टू क्लियरिंग हाउस दैट स्टैंड इन द मिडल ऑफ एवरी ट्रेड। हर ट्रेड के बीच में एक क्या है, क्लियरिंग हाउस है, एक्सचेंज है, जो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को क्या श्योरिटी दिलाती है कि कोई पार्टी डिफॉल्ट नहीं हो सकती। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, टू पर्सन्स हैं, ए एंड बी। ए परचेजर है, बी सेलर है। तो देखिए, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो 1,45,000 का गोल्ड सेल परचेज करेंगे। अब जो इन दोनों की पोजीशंस होती हैं, जो परचेज कर रहा है वो लॉन्ग पोजीशन में होता है, और जो बी है जो क्या है, अपनी सिक्योरिटी को, अपनी एसेट को शॉर्ट कर रहा है, उनको सेल कर रहा है, तो वो शॉर्ट पोजीशन में होता है। तो परचेजर लॉन्ग पोजीशन में रहता है और सेलर शॉर्ट पोजीशन में। ट्रेडर ए रियली बॉट ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बाई $1,45,000 of gold from the clearing house at a future time, and trader B really has a contract to seller of $1,45,000 to the clearing house at that same time। यानी सेम टाइम पर फ्यूचर में सेम अमाउंट से ए परचेज करेगा और बी सेल करेगा एक्चुअल में। सिंस द क्लियरिंग हाउस टुक ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दैट ट्रेड। जो क्लियरिंग हाउस है, एक्सचेंज है, वो दोनों से तरफ से उनसे ऑब्लिगेशन होता है, दोनों पार्टीज को उन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ता है। ट्रेडर ए डू नॉट हैव वरी अबाउट ट्रेडर बी बिकमिंग अनेबल और अनविलिंग टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रेडर ए को कोई डर नहीं है कि बी पार्टी की डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। ट्रेडर ए ओनली हैज़ टू वरी अबाउट द एबिलिटी ऑफ द क्लियरिंग हाउस टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रेडर ए को बी के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ ये देखना है कि जो क्लियरिंग हाउस है, जो एक्सचेंज है, जिस क्लियरिंग हाउस की वो हेल्प ले रहा है, वो क्या होनी चाहिए, एबल होनी चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में। अब देखते हैं हम, जो क्लियरिंग हाउस है, एक्सचेंज है, वो कैसे ये सब करती है कि जो भी पार्टी है वो डिफ़ॉल्ट ना हो, तो वो कौन कौन से हथकंडे अपनाती है, हम वो देखते हैं।
सबसे पहले इनिशियल मार्जिन। देखिए इनिशियल मार्जिन क्या होता है, ये एक डाउन पेमेंट की तरह होता है। इसमें क्या है कि जो क्लियरिंग हाउस है दोनों को कहता है, परचेजर को भी और सेलर को, कि कुछ अमाउंट वो उसके पास जमा करवाए। वो परचेजर और सेलर के दोनों के मार्जिन अकाउंट ओपन करता है। कुछ अमाउंट परचेजर को और सेलर को अपने अपने मार्जिन अकाउंट में सबमिट करवाने होते हैं, उसे हम बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। ये अमाउंट किस लिए होता है कि अगर एक पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो दूसरी पार्टी का जो लॉस होता है वो जो डिफ़ॉल्ट पार्टी है उसके अकाउंट में से वो लॉस को कवर किया जाता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द मनी टू बी पार्क्ड इन द मार्जिन अकाउंट बाय बोथ बायर एंड सेलर एट द टाइम ऑफ गेटिंग इनटू एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो बायर और सेलर दोनों को ही मार्जिन अकाउंट में अब कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा। For example, 10 September 2019, an individual buys a 1-month future contract on stock A when the price of stock A was rupees 2500 and contract size was 200 shares. तो total value कितनी होगी 5 lakh. If the broker charges 15% of the contract value as initial margin, then 5 lakh into 15,000 is equal to 75,000. तो वो जो ब्रोकर है या फिर क्लियरिंग हाउस है, एक्सचेंज है, उसने कहा है कि 15% टोटल अमाउंट का दोनों को, परचेजर को भी और सेलर को, मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो 75,000 दोनों को ही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या इनिशियल मार्जिन है। ट्रेडर्स ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रेड हैज़ टू डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन एंड दिस अमाउंट इज केप्ट बाय द क्लियरिंग हाउस एंड नॉट रिमिटेड टू अदर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स को नहीं दिया जाता, ये क्लियरिंग हाउस में ही डिपॉजिट रखा जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। देखिए कोई मार्जिन फिक्स नहीं है कि 50% होना चाहिए। जनरली क्या होता है, जो मार्जिन होता है कम ही होता है, 3 to 12% तक वेरी होता रहता है और ये फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर शेयर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो मार्जिन ज़्यादा होता है, अगर शेयर की वैल्यू कम है तो मार्जिन भी कम होता है। और दूसरे केस में हम अगर फॉरेन करेंसी की एग्जांपल लें, अगर कोई फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएस का डॉलर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इनिशियल मार्जिन की परसेंटेज भी ज़्यादा रखी जाती है। अगर यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो रही है तो इनिशियल मार्जिन की परसेंटेज भी कम रखी जाती है। अब हम एक और टर्म पढ़ते हैं, वो है मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन कौन सा होता है कि ऐसा लेवल मार्जिन का जो कम से कम क्या है मेंटेन रहना चाहिए, इससे कम मार्जिन नहीं हो सकता, वो होता है हमारा मेंटेनेंस मार्जिन। इज अ मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी मेंटेन एट एनी गिवन टाइम इन योर अकाउंट। किसी भी टाइम अकाउंट में इतना पैसा तो रहना ही चाहिए। इफ़ द फंड्स इन योर अकाउंट ड्रॉप बिलो दिस लेवल, you may receive a margin call requiring you to add funds immediately to bring the account back up to the initial margin level। अगर किसी टाइम पर ऐसा हो जाता है कि मेंटेनेंस लेवल से आपका पैसा कम हो जाता है तो जो आप क्लियरिंग हाउस है वो क्या करेगा, मार्जिन कॉल इशू करेगा। मार्जिन कॉल इशू करेगा मतलब क्या है, आपको क्लियरिंग हाउस बोलेगा कि इतना पैसा आप देकर जाओ। तो क्या है, आपको इमिडिएटली आपको वो पैसा देना पड़ेगा। किस लेवल तक देना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन लेवल तक। मान लीजिए आपके अकाउंट में, आपके मार्जिन अकाउंट में 1000 रुपये हैं और मेंटेनेंस लेवल रखा गया है 700 रुपये, और किसी टाइम आपके अकाउंट में 600 रुपये हो जाते हैं तो आपके पास साथ साथ मार्जिन कॉल आ जाएगी। तो आपको क्या है, 400 रुपये साथ साथ आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे आपके मार्जिन अकाउंट में। इनिशियल मार्जिन हमारा कौन सा था, 1000 तक लाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपकी पोजीशन है, आपने जो पोजीशन परचेज़ की थी, चाहे या तो वो लॉन्ग पोजीशन हो सकती है इन द केस ऑफ परचेजर, या फिर वो क्या हो सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन हो सकती है इन द सेलर, तो वो आपकी जो पोजीशन लॉस हो जाएगी। हमने जो पोजीशन परचेज की है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए, तो हम पोजीशन को हमको वो लॉस हो जाएगी। अब है मार्क टू मार्क सेटलमेंट। अब देखिए हमने देखा कि इनिशियल मार्जिन है और मेंटेनेंस मार्जिन है। मेंटेनेंस मार्जिन में पैसा कम हो रहा है, इनिशियल मार्जिन में पैसा कम हो रहा है। वो क्यों कम हो रहा है, किस वजह से कम हो रहा है, या फिर डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती कोई पार्टी, तो क्लियरिंग हाउस कैसे सेटलमेंट करता है, वो होता है मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। इसको मार्किंग टू मार्केट सेटलमेंट भी बोला जाता है, MTM भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स
ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज दैट गेन्स एंड लॉसेज आर सेटल्ड ऑन ईच ट्रेडिंग डे। हर ट्रेडिंग डे पे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसी को हम कहते हैं मार्क टू मार्क सेटलमेंट। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क्ड टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू। जो भी हम कमोडिटी परचेज कर रहे हैं या फिर कोई सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं या फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे जाते हैं, उसकी करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको अपडेट किया जाता है। The exchange would collect this MTM margin from the loss bearing party and would pay the same to the gain eligible party। हम इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। देखिए, एक इन्वेस्टर है, वो एक 1 लॉट परचेज कर रहा है, जो एक लॉट में 200 शेयर्स आ रहे हैं और एक शेयर की कीमत है 2500 रुपये। तो टोटल 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो नेक्स्ट डे देखिए 11 सितंबर 2019 को ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 लाख का। इनिशियल मार्जिन है 10%। तो दोनों ने, ए और बी ने क्या किया है, 50-50 हज़ार अपने मार्जिन अकाउंट में अपने क्लियरिंग हाउस में जमा करवा दिया। प्राइस हमारा था 10 सितंबर को 2500 रुपये प्राइस था। प्राइस हो गया 2530 रुपये प्राइस हो गया। तो 30 रुपये प्राइस देखिए बढ़ गया। अब इन्वेस्टर जो ए है वो क्या है, प्रॉफिट में है। उसके जो एज शेयर परचेज किए हैं उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वो प्रॉफिट में हो गया। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 30 × 200 शेयर्स इज इक्वल टू 6000। तो वो जो क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, 6000 सेलर है जो बी है उसके मार्जिन अकाउंट में से डिडक्ट कर देगा और क्या करेगा, ए के अकाउंट में ऐड कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। तो इसका अकाउंट हो गया 56,000 और इसका हो गया 44,000। अगर फिर प्राइस और बढ़ जाते हैं तो फिर क्या करेगा, वो ए पार्टी क्या प्रॉफिट में है तो ए का अकाउंट ऐड हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके अपोजिट केस लेते हैं। अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो इसमें क्या है कि जो एक का क्या है, एक की जो शेयर है उसकी जो एसेट उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो वो लॉस में चला गया। प्राइस हो गए 2450। तो 50 रुपीज़ प्राइस कम हो गए, 50 × 200 10,000। तो 10,000 से क्या है, बी का अकाउंट ऐड हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और ये क्या है, चलता रहता है, तब तक चलता है जब तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो डेट नहीं आ जाती, जब एक्चुअल डिलीवरी और पेमेंट नहीं हो जाती। अगर इनके अकाउंट में जो मेंटेनेंस मार्जिन है, मान लीजिए मेंटेनेंस मार्जिन 30,000 है, इससे कम हो जाता है तो क्लियरिंग हाउस क्या करती है, इनको मार्जिन कॉल इशू करती है और पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए इनिशियल मार्जिन लेवल तक। अगर ये ऐसा नहीं करते तो जो इनकी पोजीशन है, ए की है लॉन्ग पोजीशन और बी की है शॉर्ट पोजीशन, तो ये अपनी पोजीशन को लॉस कर देते हैं। अगर देखिए बी को कंटिन्यू, जो क्लियरिंग हाउस है वो कंटिन्यू इसको मार्जिन कॉल इशू कर रहा है लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा, तो पता चल जाता है कि बी क्या डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो ए को जो लॉस होगा वो बी के मार्जिन अकाउंट से कवर कर लिया जाएगा। तो ये हमने शेयर्स का लिया था एग्जाम्पल। इसी तरह से हम एग्जाम्पल फॉरेन करेंसी का ले लेते हैं कि हम फॉरेन करेंसी को US डॉलर की करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका क्या है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है US डॉलर का। तो ये क्या है, एक तरह से दो लोगों के बीच में शर्त लगी है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जो परचेजर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट में होगा। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो वो लॉस में होगा। तो ये सब है फ्यूचर मार्केट। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी।